Hello everyone, welcome to the Geography Optional Answer Writing Series. Friends, this is the day 5 और आज के लिए क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स। देखिए, हो सकता है यूपीएससी आपको ये तो जरूर बोल दे कि इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स, बट यूपीएससी डायग्राम्स नहीं बोलेगा। ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लिखा हुआ है कि डायग्राम्स भी बनाना जरूरी है आपको, ठीक है। एंड आई विल लेट यू नो इवन ड्यूरिंग दिस आंसर राइटिंग कि कौन सा डायग्राम अप्रोप्रिएट रहेगा, क्या हमें आइडियली यहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका मॉडल आंसर है, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यू कैन ज्वाइन द कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल, ठीक है। कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होगी। तो देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली तो चीज ये है कि सर अगेन इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी अट्रैक्टिव पॉइंट आप लिख सकते हो। क्या आप जनरल ट्रेंड के बारे में बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टली क्या ट्रेंड रहता है टेम्परेचर का और वर्टिकली क्या ट्रेंड देखने को मिलता है टेम्परेचर का। तो हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की ओशन टेम्परेचर के। काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके क्लाइमेट को, आपके मैरीन इकोसिस्टम को, आपके ओशन सर्कुलेशंस को, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। और लैटिट्यूड के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से वो चेंज भी होता रहता है, राइट। अब बात करते हैं कि देखिए अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में है, बट हालांकि तीसरा पार्ट आपका एग्जाम्पल्स का है, तो आप साथ साथ एग्जाम्पल देते चले जाएंगे। 2 पार्ट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको आप सेपरेट हेडिंग के अंदर कवर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं यहां बात करता हूं तो इट कम्स टू द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या फैक्टर होंगे। लैटिट्यूड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अब लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट होगा तो हमें पता लगता है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसोल्यूशन कम हो जाता है, जो सनलाइट रिसीव्ड है वो कम हो जाती है, एंगल जो है आपका वो स्लंटेड हो जाता है। तो मोर सनलाइट इज रिसीव्ड ओवर द इक्वेटर और लेसर लैटिट्यूड एंड लेसर विल बी ऑन द पोलर एरिया। इसलिए आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे कि सनलाइट की वजह से 28 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर पहुंच जाता है इक्वेटोरियल का, और वही टेम्परेचर सरफेस पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपके लो लैटिट्यूड रीजन के अंदर। तो आप डिफरेंशिएट एग्जांपल से कर सकते हो। फिर ओशियन करंट्स भी होते हैं। देखिए, ओशियन करंट 2 ही टाइप के होंगे हमारे पास, वार्म करंट और कोल्ड करंट। जैसे कैनरी करंट है वो एक कोल्ड करंट है, तो ऑब्वियसली वहां पे टेम्परेचर कम मिलेगा। या गल्फ स्ट्रीम की मैं बात करूं, वो एक वार्म करंट है, तो वहां टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। तो आप एग्जांपल के साथ यहाँ पे भी इलस्ट्रेट करेंगे कि अगर कोई भी करंट जो है लो लैटिट्यूड से हायर की तरफ जाएगा तो वो वार्म करंट होगा, और हाई से लो पे आएगा वो कोल्ड करंट होगा, और उसी के हिसाब से आपका क्लाइमेट और टेम्परेचर डिसाइड होगा। फिर हम बात करते हैं लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, अगर मैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को कंपैरिजन करूं तो मुझे पता लगता है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्दर्न में ज्यादा है हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर की बजाय। अब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है, और लैंड मास की प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, लैंड मास का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। अब जल्दी ही हीटअप लैंड मास अगर हो जाएगा तो नेचुरली हमें क्या देखने को मिलता है कि इस कंडीशन में हमें पता लगता है कि आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। तो ये आपका एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आप इंडियन ओशन के बारे में बात कर सकते हो, इवन जो अरेबियन सी वाला पार्ट है, बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, इवन आप वाटर बॉडी जो लैंड लॉक्ड उनके बारे में बात कर सकते हो, जैसे कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, इनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर हम और बात कर सकते हैं, कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। प्रिवेलिंग विंड्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, प्रिवेलिंग विंड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे ट्रेड विंड है। अब ट्रेड विंड जो है आपका वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से चलती हैं। मतलब आइडियली मैं ये कह सकता हूं कि वो ईस्ट से चलती हैं और वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो होता यह है, जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है ना, तो दे विल कंपेल द सरफेस वाटर टू मूव फ्रॉम द ईस्टर्न साइड टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। वो सरफेस वाटर को कंपेल करती हैं कि वो ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड की तरफ मूव कर जाए। अब जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो वेस्ट में वार्म वाटर इकट्ठा हो गया, ईस्ट में आपका कोल्ड वाटर होगा। तो आपको आइडियली देखने को मिलेगा कि अटलांटिक ओशन हो या पैसिफिक हो या इंडियन ओशन हो, उसमें मिडिल लैटिट्यूड के अंदर जो वेस्ट ऑफ द ओशन होता है वहां वार्म वाटर होता है, ईस्ट ऑफ द ओशन के अंदर आपको कोल्ड वाटर देखने को मिलेगा। तो आइडियली टेम्परेचर यहां से भी आपका इन्फ्लुएंस होता नजर आ रहा है। फिर अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की बात करते हैं। देखिए, अपवेलिंग जब होती है तो कोल्ड वाटर आता है सरफेस पे, ठीक है ना। इट ब्रिंग्स कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ में हालांकि न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, दैट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर केस। बट हाँ, यहाँ पे कोल्ड वाटर सरफेस पे आता है। अब कोल्ड वाटर सरफेस पे आएगा तो टेम्परेचर कम होगा, वार्म वाटर रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ऐसी आपका एल्टीट्यूड जो है आपके कोस्टल एरिया की, ये भी बहुत मैटर करती है।
भी देखो, अगर कोई कोस्टल एरिया ऐसा है जिसकी हायर एल्टीट्यूड है, लाइक जैसे फ्योर्ड बने हुए हैं नॉर्वे के अंदर, तो हाई आपकी एल्टीट्यूड के ऊपर आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो नेचुरली वाटर का टेम्परेचर भी कम ही होगा। फिर आता है आपका सैलिनिटी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जिसमें बोलते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। जब भी कोई सोल्ट ऐड होता है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, उससे डेंसिटी आपके वाटर की बढ़ जाती है, तो नेचुरली उससे ही आपका टेम्परेचर भी इंपैक्ट हो जाता है। जो एरियाज हाई सैलिनिटी के होंगे जैसे मेडिटेरेनियन सी है, उनका टेम्परेचर भी हायर ही मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, डेंसर सॉल्टियर वाटर है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकता है। ऐसी इंसुलेशन है कि इंसुलेशन सीजन के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है ना। हर लैटिट्यूड पे सीजन के हिसाब से इंसुलेशन चेंज होता है, समर में कुछ है, विंटर में कुछ हो रहा है, तो ऐसा अगर चलेगा तो डेफिनेटली वहां पे भी हमें आपका टेम्परेचर वेरिएशन नजर आ जाएगा। फिर कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी होते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया है, ठीक है, जैसे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, तो इवन इंडस्ट्रीज के अंदर जो वार्म वाटर निकलता है हम तो उसको डायरेक्टली डंप कर देते हैं, इसको थर्मल पोल्यूशन भी बोलते हैं ओशन का, बट स्टिल टेम्परेचर को इंपैक्ट तो ये भी कर ही रहा है। तो ये 10 पॉइंट मैंने बताए जो कि आपके लैटिट्यूड के हिसाब से काम करते हैं। फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपके कुछ फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 के 10 फैक्टर आपको लिखने हैं, आपका क्वेश्चन जितनी भी वर्ड लिमिट का होगा ये एक मॉडल आंसर की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके आप वहां पे मेंशन कर दोगे, राइट। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक चीज सोच के देखो, ओशियन में टेम्परेचर जो है वो आता कहां से है, सर इंसुलेशन से। जो सनलाइट आती है वो सरफेस पे फॉल डाउन होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या देखने को मिलता है हमें, हमें ये पता लगता है कि सरफेस हीटअप हो जाता है। तो सरफेस हीटिंग मैटर करती है, सन कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा है वो मैटर करती है, लेकिन वो 100 टू 200 मीटर डेप्थ तक ही जा पाती है, तो वहां तक टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक रहता है। इसके बाद में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। तो जहां टेम्परेचर कम होता है तो वो आता है एक पॉइंट जिसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है, दैट इज बिलो द मिक्स्ड बेसिकली लेयर, जहां पे सनलाइट आ रही थी उसके बाद में थर्मोक्लाइन, जहां से ड्रास्टिक टेम्परेचर रिड्यूस होता है, कहां से कहां तक, 200 से 1000 मीटर तक। तो यस, नो डाउट डेप्थ के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन सबसे फास्ट डिक्रीजमेंट जो देखने को मिलता है वो होता है 200 से 1000 मीटर के बीच में, 200 से 1000 मीटर, क्योंकि वहां पे सनलाइट एकदम से बंद होती है, ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। फिर हम बोलते हैं डेप्थ के बारे में। देखिए हर एक प्लेस पे अलग अलग डेप्थ होती है, जैसे ट्रेंचेस है, मैरियाना ट्रेंच है, तो वो तो बहुत ही डीप है, ठीक है ना। आपकी 35,000 फीट जो है डेप्थ देखने को मिलती है, वहां पे तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो सर्टेनली जितना डेप्थ है उसके हिसाब से भी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। फिर हम ओशन सर्कुलेशन की बात करते हैं। देखो नेचुरली होता क्या है, सरफेस वाटर जो है आपका वो वार्म होता है और डेप्थ पे पानी ठंडा होता है। अगर ये आपका सर्कुलेशन चलता रहता है तो टेम्परेचर इंटरमिक्सिंग होती रहेगी और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर सर्कुलेशन रुक जाता है तो फिर हमें ये पता लगता है कि फिर टेम्परेचर ड्रास्टिक चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलेशन होता है जो कि हम जैसे अमोक एक करंट है, अटलांटिक मैरिटाइम ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है, एवरेज टेम्परेचर की चलती रहती है, तो एवरेजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ये रुक गया तो टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाएगा। फिर लैटिट्यूड और डेप्थ का कोरिलेशन है। कैसे कोरिलेशन है, देखिए जो थर्मोक्लाइन वाला पार्ट मैंने बताया वो ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डोमिनेटिंग है, और होना भी है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन ही है जिसमें सनलाइट आ रही है। वो सनलाइट एकदम से खत्म हुई तो थर्मोक्लाइन बना। तो ऐसे ही जब आपके ओशियन सरफेस की हम बात करते हैं, फ्रीजिंग की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तो वहां सनलाइट गिरती है पर बहुत कम सनलाइट है, तो नीचे भी बहुत कम ही जा पाएगी, तो नेचुरली वहां पे इतना बड़ा चेंज नजर नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। देखिए डेप्थ पे जाने पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। अब प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो आप मान सकते हो कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, एक दूसरे के साथ में रब भी करेंगे, तो उनका आइडियली टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं वाटर कॉलम स्टेबिलिटी की। वाटर कॉलम स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि देखिए अगर हायर वर्टिकल स्टेबिलिटी है जैसे आर्कटिक है, तो टेम्परेचर लेयर जो है वो डिस्टिंक्ट देखने को मिलती है, इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है वाटर। अब इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो कई बार शार्प देखने को मिलता है। ऐसे ही सीजनल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जैसे मैंने बोला कि ट्रॉपिकल रीजन में थर्मोकैलाइन मिलता है, वैसे ही समर में ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, विंटर में नहीं होता है। एंड द सेम लेवल इज विद द सैलिनिटी ग्रेडियंट, की सैलिनिटी जब डेप्थ के साथ में चेंज होती चली जाती है तो वाटर हैवी हो जाता है, हैवी वाटर कंपैरेटिवली वार्म होता है। एंड फाइनली होता है जियोथर्मल हीट, कि भाई ओशन सरफेस पे पहुंचेंगे वहां भी तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहां भी तो हीटिंग होती है और वो हीटिंग वाटर को भी ट्रांसफर होती है, तो ओकेजनली वहां भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। कंक्लूजन ये है कि आइडियली
लैटिट्यूड लो से हाई तक जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज करता है, डेप्थ पे जाते हुए भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है, बट सर्टेन देयर आर लोकल फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर को इनवेरिएबली चेंज कर सकते हैं, राइट। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ रहा है अभी वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से आइडियली जो टेम्परेचर का पैटर्न था वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो रहा है। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।